हेलो स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर बॉटनी के सेकंड पेपर इकोलॉजी एंड फाइटोजोग्राफी की फोर्थ यूनिट के टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या हैं। तो हम देखते हैं कि इकोलॉजी में उपस्थित पोषक स्तरों ट्रॉफिक लेवल्स की इकोलॉजिकल रिलेशंस या पारिस्थितिक संबंधों को आलेखों द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जिनकी आकृति त्रिभुजाकार या स्तूप जैसी होती है। अतः इन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिक स्तूप भी कहते हैं। इनमें प्राथमिक पोषक स्तर आधार पर अर्थात सबसे नीचे तथा अंतिम पोषक स्तर शिखर पर अर्थात सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ हमने देखा कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को हम एक पिरामिड नुमा आकृति से प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटेन के इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन 1927 ने इकोसिस्टम की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए स्तूपों का चित्रण किया था। अतः इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में इकोसिस्टम के प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की अलग अलग संख्या, ऊर्जा की मात्रा तथा जैव भार या बायोमास की मात्रा का चित्रण होता है। इस पिरामिड्स में सबसे पहले नीचे प्रथम पोषक स्तर होता है। शेष स्तर क्रमागत रूप से एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार एक त्रिकोणीय पिरामिडी संरचना का निर्माण करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पिरामिड या पिरामिड के भाग। पिरामिड में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है आधारीय भाग। यह भाग मूल उत्पादक सजीवों का होता है, जो स्वयं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसमें पृथ्वी की समस्त पादप या वनस्पति सम्मिलित की जा सकती है, जिस पर अन्य जंतु आश्रित रहते हैं। सेकंड मध्य भाग। यह भाग प्राइमरी कंज्यूमर का होता है, जो अपने भोजन के लिए मूल प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये सभी शाकाहारी या हर्बीवोरस प्रकार के होते हैं। ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। थर्ड शीर्षस्थ भाग। यह भाग सेकेंडरी, टर्सरी या टॉप कंज्यूमर्स का होता है। ये अपने पोषण के लिए हर्बीवोरस पर आश्रित रहते हैं, अर्थात ये सभी मांसाहारी होते हैं या कार्निवोरस होते हैं। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के प्रकार। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को मुख्यतः हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं, जिसका आधार है फर्स्ट जीवों की संख्या के आधार पर, दूसरा जैव भार के आधार पर, जिनको हम जैव भार पिरामिड्स कहते हैं, तीसरा ऊर्जा के आधार पर, जिसको हम ऊर्जा के पिरामिड्स कहते हैं। फर्स्ट है जीवों की संख्या का पिरामिड। तो इसमें हम उत्पादक उपभोक्ता को नंबर्स में काउंट करते हैं और उसके आधार पर जब हम उनका चित्रांकन करते हैं तो एक पिरामिड जैसी स्थिति पैदा होती है, जो कि सीधी और उल्टी दोनों तरीके की हो सकती है, जैसा कि हम आगे देखते हैं। जीवों की संख्या का पिरामिड। जब किसी इकोसिस्टम के उत्पादकों तथा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की जीवों की संख्या का चित्रण किया जाए तो उसे जीवों की संख्या का पिरामिड कहते हैं। इस प्रकार के पिरामिड में विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक पोषक स्तरों पर जीवों की संख्या में क्रमिक रूप से कमी होती जाती है। किसी भी इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड
ग्रासलैंड ईटीसी में उत्पादकों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों से कम होती है एवं उत्तरोत्तर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्या भी कम होती चली जाती है। अर्थात जैसे जैसे उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर बढ़ते हैं, जीवों की संख्या कम होती जाती है। घास स्थल, तालाब, वन आदि के प्राइमेट सीधे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जैसे एक वन पारिस्थितिक तंत्र में घास व वृक्षों उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है, जिसको हमने नीचे पिरामिड में सबसे नीचे रखा हुआ है। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारियों जैसे खरगोश, चूहे, हिरण आदि की संख्या में कमी होती है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जैसे भेड़िया, चीता, सर्प की संख्या और भी कम होती है। इसी क्रम में तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी जैसे शेर, बाज सबसे कम संख्या में होते हैं। इन्हें पिरामिड में शीर्ष भाग पर दर्शाया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जीवों की संख्या का पिरामिड सीधा बन रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में देखते हैं कि जैसे एक विशाल वृक्षीय इकोसिस्टम का संख्या के आधार पर उल्टा पिरामिड बनेगा। यहाँ एक उत्पादक के रूप में सिर्फ एक वृक्ष होता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी पक्षी की संख्या इससे अधिक होती है। शाकाहारी पक्षियों पर आश्रित रक्त चूसने वाले बाह्य परजीवी, वॉक्स एवं लाइसेज, जुआ या इंसेक्ट की संख्या अधिक होती है, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। अतः संख्या व विपरीत संबंध के कारण उल्टा पिरामिड बनता है। जैसे प्रोड्यूसर एक ट्री है, उसके ऊपर रहने वाले बर्ड्स की संख्या और ज़्यादा है, उसके ऊपर बग्स एंड लाइसेज और ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर बैक्टीरिया व फंजाई टर्सरी कंज्यूमर हैं, जो और ज़्यादा होते हैं। तो वृक्ष का जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड उल्टा बनता है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप, जैव भार या पिरामिड ऑफ बायोमास। इकोसिस्टम में एक जीव में सजीव पदार्थ की जितनी मात्रा होती है वह उसका जैव भार कहलाता है। इसे शुष्क भार या अशुष्क भार में प्रदर्शित करते हैं। अतः बायोमास पिरामिड दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जीव भार का सीधा पिरामिड। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यदि घास स्थलीय इकोसिस्टम के विभिन्न पोषक स्तरों पर उपस्थित जीवों के जीव भार के आधार पर जो पिरामिड बनता है वह पिरामिड सदैव सीधा होता है। यहाँ पर उत्पादक घास का जैव भार सबसे अधिक होता है, जो पिरामिड का चौड़ा भाग बनाता है, तथा धीरे धीरे अन्य स्तरों में जीव भार कम होता जाता है। अतः उत्पादक से उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स की ओर जीव भार की लगातार कमी होती जाती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ग्रास प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा जैव भार है, फिर रैबिट्स एंड रैट जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनका जैव भार कम है। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता का जैव भार कम होता चला जाता है, तो इसका पिरामिड सीधा बनता है। बी है इसका जैव भार का उल्टा पिरामिड। तो यहाँ हम पॉन्ड इकोसिस्टम का बायोमास पिरामिड सदैव उल्टा होता है, क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम में एल्गी जैसे प्रोड्यूसर का भार सबसे कम होता है। इसके बाद पाए जाने वाले पोषक स्तरों में क्रमशः प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर्स का बायोमास बढ़ता जाता है तथा संख्या कम हो जाती है। अतः जलीय एक्वाटिक इकोसिस्टम का बायोमास पिरामिड उल्टा बनता है। जैसा कि हम देखते हैं, शैवाल जो कि उत्पादक हैं उनका जैव भार कम है, जबकि मछली, रोटीफर उनका जैव भार अधिक है।
उसके बाद बड़ी मछली जो कि मांसाहारी टाइप की हैं उनका जैव भार और अधिक हो जाता है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम का उल्टा जैव भार पिरामिड बनता है। उसके बाद थर्ड जो मेन टाइप है वो है ऊर्जा के पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं क्योंकि हर पोषक स्तर पर एनर्जी का लॉस होता है। किसी इकोसिस्टम के ऊर्जा के पिरामिड एक वर्ष में उसके इकाई क्षेत्र में पर मीटर स्क्वायर पर ईयर विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स पर उपस्थित जीवों द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। यदि इकोसिस्टम के इकाई क्षेत्र में किसी समय विशेष में विभिन्न पोषक स्तरों द्वारा उपयोग की गई कुल एनर्जी की मात्रा के संबंध को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो सदैव सीधा पिरामिड बनता है। जैसे एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हरे पौधे प्रोड्यूसर निश्चित समय व क्षेत्र में सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उत्पादकों में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं, जिससे ऊर्जा का कुछ भाग क्षय हो जाता है। अतः प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर को 100% एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाती है, बल्कि कुछ ही भाग प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में टोटल एनर्जी भी सेकेंडरी कंज्यूमर को पूर्णतः नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसका कुछ अंश इस स्थानांतरण के दौरान नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार सर्वोच्च उपभोक्ताओं को हर्बीवोरस की तुलना में बहुत कम एनर्जी मिल पाती है। अर्थात उत्पादकों से प्रत्येक क्रमिक उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी कारण ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा की मात्रा को किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में मापा जाता है। अतः पिरामिड्स का आधार चौड़ा बड़ा व शीर्ष भाग छोटा होता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, प्रोड्यूसर प्लांट्स जो आधार भाग पर है बड़ा एरिया है उसका, फिर प्राइमरी कंज्यूमर का घट जाता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्जरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर्स जो होते हैं उनका जो टॉप हिस्सा है वो सकड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार एनर्जी ऑफ पिरामिड्स आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो एनर्जी पिरामिड कई बार पूछ लिया जाता है कि एनर्जी पिरामिड कैसे होते हैं, तो हमें आंसर देना है एनर्जी पिरामिड सदैव सीधे ही बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।